नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कृषि पॉइंट पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो क्लास 11th एग्रोनॉमी की जान है। क्योंकि दोस्तों, आपका चाहे जो एग्ज़ाम हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे वो आपका यूपी कैटेड BHU या आपका क्लास 11th का बोर्ड एग्ज़ाम हो, इन सब एग्ज़ामों में इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप जान गए होंगे कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, जो हमारी क्लास 11th की एग्रोनॉमी है उसमें दो सबसे ज़्यादा चर्चित लेसन है, कह सकते हैं कि दो सबसे ज़्यादा चर्चित फसल है, गेहूं की और धान की फसल। तो उसमें जो आज पहला टॉपिक है हमारा वो है गेहूं की खेती। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर रहा हूं। और दोस्तों, आपके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस यह है कि हमारे इस YouTube चैनल पर क्लास 11th का एग्रोनॉमी और क्लास 11th का कृषि अभियंत्रण, जिसको आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहते हैं, उसके भी वीडियो चैप्टर वाइज हमारे YouTube चैनल पर पढ़ रहे हैं। तो अगर आप क्लास 11th में हैं तो इस प्लेलिस्ट को देखना ना भूलें, क्योंकि बड़े अच्छे से इसमें भी मैंने सारे एग्जाम को ध्यान में रखकर सारे पॉइंट को कवर किया है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करते ही आप हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले वीडियो पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो गेहूं की खेती, जो आपका एग्रोनॉमी में क्लास 11th की चौथा चैप्टर है। इससे पहले मैं 3 चैप्टर को कवर कर चुका हूं दोस्तों, तो आप पहले उन तीनों चैप्टर को जाकर देखें, तब ये चैप्टर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। जो चौथा चैप्टर है आपका वो एग्रोनॉमी में, तो जो चौथा चैप्टर है दोस्तों आपका एग्रोनॉमी में वो है गेहूं की खेती। तो गेहूं की खेती के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आप इससे पहले हमारी वीडियो देखे होंगे, तो उसमें मैंने सारे क्रॉप्स का बॉटनिकल नेम, गुणसूत्र संख्या को कवर किया था। लेकिन इस वाले वीडियो में भी मैं बॉटनिकल नेम आपको बता देता हूं। तो गेहूं का जो बॉटनिकल नेम होता है वो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, और जिसकी फैमिली होती है वो पोएसी होती है, और जो इसकी पुरानी फैमिली थी वो थी ग्रेमी। दोस्तों, इसमें जो प्रोटीन की संख्या पाई जाती है वो 9 से 15% पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट की जो संख्या पाई जाती है वो 61 से 72% पाई जाती है, कहीं कहीं 70 से 72% भी पाई जाती है। तो दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है उत्पत्ति। डी कंडोले एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, उनके अनुसार देखेंगे तो गेहूं का उत्पादन जो था वो दजला फरात की घाटियां हैं, और गेहूं की उत्पत्ति दक्षिणी पश्चिमी एशिया में हुई। विश्व जो गेहूं की उत्पत्ति हुई दोस्तों वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया में हुई। और दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो है हरित क्रांति। विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्हें बौनी गेहूं की प्रजाति का जनक कहा जाता है। इसकी खोज 1963 में हुई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो भारत में हरित क्रांति के जनक तो वो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो विश्व में लगभग 239 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की खेती की जाती है। भारत में 28 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं तो गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर भारत। भारत में गेहूं के उत्पादन प्रथम स्थान में उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों, विश्व में जो गेहूं का उत्पादन करने वाला देश है वो सबसे ज़्यादा है चीन, और दूसरे नंबर पर जो आता है वो है भारत। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य उत्पादन करता है गेहूं का? तो वो आपका है उत्तर प्रदेश। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके क्लास 11th एग्रोनॉमी और क्लास 11th की एग्रीकल्चर की जो इंजीनियरिंग है उसके वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप हमारे नोटिफिकेशन को पाने के लिए और वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। जो अगली हेडिंग है वो है जलवायु। तो जलवायु को देखते हैं दोस्तों। तो गेहूँ की बुआई के समय न्यूनतम ताप जो होता है वो 12 सेल्सियस तथा अधिकतम ताप 25 सेल्सियस होना चाहिए। गेहूं को बोते समय 20 से 22 जो सेल्सियस तापमान होता है सर्वोच्च माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है। गेहूं की बुआई उन स्थानों पर करते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 62 से 87 सेंटीमीटर हो। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली स्लाइड पर। आगे
आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों देखते हैं गेहूं की प्रजातियां। तो जो गेहूं की प्रजाति है वो देखते हैं दोस्तों। तो इसमें जो पहली प्रजाति है वो है पीबी डब्ल्यू 343, कामा सोनालिका, कामा सुजाता, कामा पीबीडब्ल्यू 299, अर्जुन, शैलजा, गिरजा और शेखर और HD 2278। और दोस्तों इसके बाद जो आता है वो है उत्तर प्रदेश में सबसे कौन कौन सी किस्में पाई जाती हैं। तो वो पाया जाता है पीबीडब्ल्यू 343, पीबीडब्ल्यू 315, पीबीडब्ल्यू 590, सुजाता और अगला जो है वो है पीबीडब्ल्यू 502। अगला जो है वो है मगहर। अगला जो है वो है पीबीडब्ल्यू 524। अगला जो है वो है हलना आदि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो है भूमि यानी सॉइल कैसा होना चाहिए। तो गेहूं की खेत के लिए उचित जल निकास वाली समतल भारी दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है, जिसका पीएच वैल्यू जो होना चाहिए वो होना चाहिए 6 से 7 के बीच में। बढ़ते हैं आगे दोस्तों तो खेत की तैयारी देखते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट जो इसमें है खेती तैयारी में वो है 2 जुताई मिट्टी प्लट हल या हैरो से करते हैं। फिर अगला जो पॉइंट है वो है फिर 2-3 जुताई कल्टीवेटर या देसी हल से करते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो जो इसमें अगला पॉइंट है वो है प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाकर ढेला रहित व समतल करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है खेत की तैयारी के समय 3 बातों का ध्यान रखें। तो कौन कौन से हैं दोस्तों। तो उसमें पहला जो बात है वो है खेत को खरपतवार रहित कर लेते हैं। अगला जो दूसरा पॉइंट है वो खेत की उचित नमी बनाए रखते हैं। अगला जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो है खेत की मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। दोस्तों जो हमारी अगली हेडिंग है वो है भूमि शोधन। तो भूमि शोधन कैसे करते हैं देखते हैं। तो भूमि शोधन में 2.5 किलोग्राम फास्फेटिक, 2.5 किलोग्राम टाइकोडर्मा, 2.5 किलोग्राम एजोस्पाइरिल्को और 60 से 75 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में मिलाकर हल्का पानी का छींटा दे के 8 से 10 दिन तक छाया में रखकर आखिरी जुताई के समय खेत में मिला देते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो बुआई का समय। तो गेहूं की बुआई के लिए 20 सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। तो इसमें जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो है बुआई के समय में जो देखते हैं वो असिंचित क्षेत्रों में गेहूं की बुआई का जो समय होता है वो होता है 15 अक्टूबर के बाद। असिंचित क्षेत्रों में जो गेहूं की बुआई का जो समय होता है वो 1 नवंबर से 25 नवंबर तक। और इसके बाद जो देखते हैं वो बीज की मात्रा। तो दोस्तों जो बीज की मात्रा है वो 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। अगर वहीं डिबलर द्वारा हम बुआई करते हैं तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगला जो हमारा हेडिंग है वो है पौध अंतराल। तो पौध अंतराल कैसा होना चाहिए तो देखते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर तथा बीज की जो गहराई होती है वो 5 सेंटीमीटर रखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है बुआई की विधि। तो गेहूं की बुआई की मुख्यतः 6 विधियां होती हैं। नंबर 1 जो विधियां होती है वो है छिटकवा विधि। नंबर 2 हल के पीछे बुआई करना। नंबर 3 सीड ड्रिल द्वारा बुआई करना। नंबर 4 डिबलर द्वारा बुआई करना। और नंबर 5 जीरो टिल ड्रिल मशीन द्वारा बुआई करना। अगला जो है वह उभरी क्यारी विधि द्वारा बुआई करना। अगला जो पॉइंट है वो है खाद एवं उर्वरक। तो FYM यानी फार्म यार्ड मैन्यूअर 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। और अगला जो है वो है NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो इसकी जो मात्रा होनी चाहिए वो 120 60 + 60 होनी चाहिए। यानी नाइट्रोजन जो होता है वो 120 किलोग्राम और जो फास्फोरस होता है वो 60 किलोग्राम और पोटास जो होता है वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और इसमें देखते हैं दोस्तों कैसे डाला जाता है इसको। तो गेहूं की बुआई के समय फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा खेत में डालते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा का आधा भाग प्रथम सिंचाई के बाद तथा शेष मात्रा बाली निकलने के पूर्व डालते हैं, जिसे टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली स्लाइड की तरफ। दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो है सिंचाई। तो सिंचाई जो है दोस्तों गेहूं में 6 सिंचाई आवश्यकता होती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं तो गेहूं में 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है।
पहली जो सिंचाई है वो शिखर जड़ बनते समय यानी 20 से 25 दिन पर करना चाहिए। बाकी के 5 सिंचाइयाँ देखते हैं अगली स्लाइड पर। तो दोस्तों जो दूसरी सिंचाई होती है वो हमारी की जाती है 40 से 45 दिन पर, जब हमारा कल्ला निकलता है गेहूं में, यानी कल्ले निकलते समय 40 से 45 दिन पर करना चाहिए। जो तीसरी सिंचाई होती है वो गांठ बनते समय यानी 60 से 65 दिन पर करनी चाहिए। और जो चौथी सिंचाई होती है वो 80 से 85 दिन पर करनी चाहिए, यानी जब पुष्प अवस्था होता है, पुष्प अवस्था में जो हमारा गेहूँ रहता है। पाँचवीं जो सिंचाई होती है दोस्तों वो होती है 100 से 105 दिन पर, जो कि दुग्ध अवस्था में किया जाता है। और जो छठवीं सिंचाई होती है दोस्तों वो बुआई के बुआई के 115 से 125 दिन के अंतर पर करना चाहिए, जब दाना भरते समय करना चाहिए। जब दाना भरता है हमारा गेहूं उस टाइम करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे दोस्तों। और दोस्तों अगर यदि हमारे पास 3 ही सिंचाई उपलब्ध हों तो हम कब कब करते हैं। अगर 3 सिंचाई हमारे पास उपलब्ध होते हैं तो पहली जो सिंचाई होती है वो 20 से 25 दिन पर, यानी जब वही हमारा शिखर जड़ बनता रहे तब करना चाहिए। और जो दूसरी सिंचाई होती है वो होता है हमारा 65 दिन के बाद, यानी कि जब हमारा गांठ बनता रहे उस टाइम करना चाहिए। तो तीसरी सिंचाई होती है दोस्तों वो होता है 100 से 105 दिन के अंदर करना चाहिए, जो कि हमारा उस टाइम दुग्धावस्था रहता है गेहूं में, उस टाइम करना चाहिए। अगर दोस्तों हमारे पास केवल एक ही सिंचाई उपलब्ध हो तो उस टाइम हम शिखर जड़ बनते समय कर देते हैं, यानी कि 21 से 25 दिन पे कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, अगर एक ही सिंचाई हमारे पास उपलब्ध रहे तो। अगला जो हेडिंग है दोस्तों वो है खरपतवार। तो गेहूं के जो खरपतवार होता है दोस्तों वो देखते हैं। तो गेहूं के प्रमुख खरपतवार गेहूं का मामा, जंगली जई, बथुआ, हिरनखुरी के बाद कृष्णनील, सत्यानाशी आदि होते हैं। अब इनके नियंत्रण देखते हैं दोस्तों। जो नियंत्रण में जो हम लिखे हैं वो है चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 2,4-D एक दवा होती है 2,4-D दोस्तों। और 2,4-D सोडियम साल्ट 625 ग्राम मात्रा 6 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 35 से 40 दिन बाद छिड़काव करते हैं। दोस्तों अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगला जो हेडिंग है दोस्तों वो है गेहूं के मामा का नियंत्रण, जो कि सबसे प्रमुख खरपतवार माना जाता है इसमें गेहूं में। तो गेहूं के मामा का जो नियंत्रण होता है वो देखते हैं दोस्तों। तो गेहूं के मामा के नियंत्रण के लिए दोस्तों आइसोप्रोड्यूट्रान 75% 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बोने के 30 से 35 दिन बाद प्रयोग करते हैं। और इस रसायन के प्रयोग से जंगली जई का भी नियंत्रण हो जाता है या होता है। दोस्तों जो गेहूं के मामा का जो बॉटनिकल नेम होता है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो होता है फैलेरिस माइनर। और जो इसके अन्य नाम होते हैं गेहूं के मामा का तो वो होता है गेहूंसा के नाम से भी गेहूं के मामा को जाना जाता है, या फिर फैलेरिस माइनर जो इसका बॉटनिकल नेम है इसके नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, तो वो है हमारा रोग। तो गेहूं में कौन कौन सा रोग लगता है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो पहला रोग है वो है गेरुई रोग, जिसको रस्ट बोला जाता है। तो जिस प्रकार लोहे पर जंग लगता है उसी प्रकार गेहूं पर गिरुई का प्रकोप होता है। गिरुई 3 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 जो है वो पीली गिरुई, नंबर 2 जो है वो भूरी गिरुई, नंबर 3 जो है वो काली गिरुई। तो नंबर 1 देखते हैं जो कि है पीली गिरुई। तो इस रोग के लक्षण पत्तियों पर धारियों में पीले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं, जो अंतिम अवस्था में काले पड़ जाते हैं। इस रोग से प्रभावित पौधों के बालियों के दाने हल्के हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले गिरुई पर दोस्तों। तो अगला जो गिरुई है वो हमारा है भूरी गिरुई। इस रोग से पत्तियों पर धब्बा पड़ जाता है जिसका रंग भूरा हो जाता है। ये धब्बे बाद में काले हो जाते हैं। यह रोग के अंतिम सप्ताह में दिखाई पड़ता है। तो आप जान लीजिए कब ये दिखाई पड़ता है, तो ये अंतिम सप्ताह में दिखाई पड़ता है। अगला जो पॉइंट है वो है काली गिरुई दोस्तों, जिसको रतुआ भी बोला जाता है, काली गिरुई या फिर रतुआ। तो इसको देखते हैं दोस्तों। इसका प्रकोप देर से बुआई की गई फसल पर अधिक होता है। यह मार्च के प्रथम सप्ताह में देखा जा सकता है या देखा जाता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब दोस्तों इन गिरुई रोगों
के रोकथाम को देखेंगे कि कैसे रोकथाम करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है सभी गिरुई की रोकथाम के लिए गिरुई रोधक किस्म बोएं या किस्म उगाते हैं, जैसे कि PBW 343, PBW 621, कुंदन, राज 3077 आदि। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है इंडोफिल EM45 नामक दवाई का छिड़काव 0.2% के हिसाब से करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो आपके सामने ये है कि जनवरी के अंतिम या फरवरी के शुरुआत के सप्ताह में छिड़काव करना चाहिए। जो ये दवा है दोस्तों एंडोफिल M45 का छिड़काव जो करते हैं वो जनवरी के अंतिम या फरवरी के शुरुआत के सप्ताह में करते हैं। और कब कब करते हैं तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर 3 से 4 छिड़काव करते हैं। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है हमारा, अगला जो रोग है वो हमारा कंडुआ रोग है। तो आइए देखते हैं कंडुआ रोग क्या होता है। यह बीज जनित रोग है दोस्तों। जो कंडुआ रोग है वो बीज जनित रोग है। इसमें जब पौधे से बालियां आती हैं तो दानों के स्थान पर काला चूर्ण बन जाता है, जो वायु द्वारा अन्य बालियों पर पहुंच जाता है। और जब इन बालियों को बोया जाता है तो पौधे पर फिर काले चूर्ण युक्त बालियां होती हैं। अब इसके रोकथाम को भी देख लेते हैं दोस्तों कि ये कंडुआ रोग का रोकथाम कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो रोकथाम में सबसे पहला पॉइंट है रोगी पौधों को उखाड़कर सावधानी से थैले में बंद कर मिट्टी में दबा देते हैं। थैले में बंद कर मतलब थैले में रख के मिट्टी में दबा देते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है प्रमाणित बीज बोना, मतलब जो शोधित बीज हो उनको बोना चाहिए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है बीजों को 4 घंटा भिगोने के बाद मई जून की धूप में अच्छी तरह से सुखाकर भंडारण किया जाता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वह है आपका जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों वह है बीजों को बोने से पूर्व बीटाबैक्स या बाविस्टीन, जो ये दवा होती है बीटाबैक्स और बाविस्टीन को दोस्तों 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। जो बीज होता है हमारा उसको या तो बीटाबैक्स या फिर बाविस्टीन से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए बीज को, ताकि ये सब रोग उसमें ना देखने को मिले। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ दोस्तों। अगला जो रोग है दोस्तों वो है बंट रोग। तो आइए देखते हैं बंट रोग क्या होता है। यह 2 प्रकार का होता है। जो बंट रोग होता है 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 जो होता है वह करनाल रोग होता है, करनाल बंट रोग होता है। जो अगला होता है वह पहाड़ी रोग होता है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं पहला रोग जो है करनाल रोग। यह फफूंद द्वारा लगने वाला रोग है। इस रोग में किसी विशेष बाली में कुछ दाने ही काले चूर्ण में बदलते हैं। इसके विषाणु यानी इसके जो विषाणु होते हैं दोस्तों, इसके विषाणु मिट्टी में पाए जाते हैं। नम वातावरण में यह रोग अधिक फैलता है। तो बढ़ते हैं पहाड़ी रोग की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों जो अगला रोग है वो है पहाड़ी रोग। इसको देखते हैं कैसा है ये पहाड़ी रोग। तो इस रोग जो पहाड़ी रोग होता है दोस्तों, इस रोग में बाली के अंदर कुछ फूले हुए बदरंगे दाने बनते हैं। जो बदरंगे दाने बनते हैं इसमें चिपचिपा चूर्ण भरा रहता है। इस चूर्ण से सड़ी मछली जैसी गंध आती है। अब दोस्तों इसके रोकथाम देखते हैं कि इसको रोका कैसे जा सकता है। तो दोस्तों इसकी रोकथाम में जो पहला पॉइंट है वो देखते हैं कि रोग रोधी किस्मों की बुआई करना। अगला जो पॉइंट है वो है बीजों को उपचारित करके बुआई करना। अगला जो पॉइंट है वो है फसल पर फूल आने के समय 0.2% इंडोफिल M45 का छिड़काव करना चाहिए। तो इससे दोस्तों ये रोग नहीं दिखाई पड़ते हैं, यानी बंट रोग नहीं दिखाई पड़ते हैं अगर ये सब करते हैं आप। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले रोग की तरफ। तो जो अगला रोग है दोस्तों वो है सेहू रोग। तो इसमें देखते हैं दोस्तों यह रोग सूत्रकृमि द्वारा फैलता है। प्रभावित पौधों की बालियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, यानी जो प्रभावित पौधे होता है उसकी बालियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और बालियां छोटी बनती हैं। स्वस्थ दानों के स्थान पर छोटी छोटी भूरी या काली गांठें का बनना इस रोग का मुख्य पहचान है। बीज को बोने से पहले दोस्तों 20% नमक के घोल में डुबोने से रोगी गांठें तैरने लगती हैं, जिसे निकाल कर नष्ट कर देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले रोग की तरफ। तो वह है स्पॉट ब्लॉच रोग। जो कि स्पॉट ब्लॉच रोग जो यह गंभीर रोग है गेहूं का।
दोस्तों स्पॉट ब्लास्ट जो होता है वो गेहूं का गंभीर रोग है। पत्तियों पर भूरे गोल या फिर अंडाकार धब्बे बन जाते हैं। प्रभावित बालियां में दाने का आकार पतला हो जाता है। शुरुआती अवस्था में दोस्तों प्रोपिकोनाजोल 0.10% घोल का छिड़काव करके फसल को बचाया जा सकता है। अगला जो रोग है दोस्तों वो है पाउडरी मिल्ड्यू। तो यह जो रोग है दोस्तों इसमें देखते हैं, इसमें पत्तियों पर सफ़ेद चूर्ण की भांति धब्बे जम जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की कमी से पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं। इसके उपचार के लिए दोस्तों सल्फेक्स 0.2% का घोल छिड़काव करें, इससे ये पाउडरी मिल्ड्यू खत्म हो जाता है। दोस्तों अगली जो हेडिंग है वो हानिकारक कीट व उनके रोकथाम है। तो जो सबसे पहले आता है वो दीमक तथा गुच्छियाँ। इसमें देखते हैं ये कीट हानिकारक हैं और ये भूमि में रहते हैं तथा पौधों की जड़ों को खाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए लिंडेल धूल, जो कि लिंडेल धूल एक दवा होती है, उसे 1.3% 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आखिरी जुताई के समय भूमि में मिला देते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है तना छेदक। तो इसको देखते हैं। यह भी गेहूं का हानिकारक कीट है और इसका मौत पत्तियों पर अंडे देता है। अंडों से निकलने वाले कैटरपिलर तने में घुसकर उसे काटने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 0.4% फालीडोल धूल का छिड़काव करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है भंडारीय कीट। तो दोस्तों गेहूं को जो भंडारण करते हैं उसमें कुछ कीट लगते हैं, तो वे देखते हैं। गेहूं की फसल तैयार होने के बाद भी हमें अपने अनाज को बहुत सुरक्षित ढंग से रखना चाहिए, नहीं तो घर में आने के बाद अनाज में 20 से 25% की हानि हो जाती है। कुछ मुख्य कीट निम्नलिखित हैं या निम्न हैं। इसमें पहला जो है राइस वीवल, जो कि होता है सूंड वाला घुन। अगला जो है वो है ग्रेन माथ, जो कि बिना सूंड वाला घुन होता है। अगला जो है वो है खपरा। अगला जो है वो है लाल फ्लोअर बीटल या फिर आटे की सुरसुरी। अगला जो है दोस्तों वो है चूहा, जो हम सब जानते हैं। जो सबसे लास्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें वो है उपज। तो बौनी जात में 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज होती है और देसी लंबी जातियों में तो इसमें होते हैं दोस्तों 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। दोस्तों आज का चैप्टर गेहूं की खेती यहीं पर समाप्त होता है और फिर से आपसे कह देता हूं दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, क्योंकि आगे हम धान की खेती फिर सोयाबीन की खेती लेके आपको पूरी फसल और पूरी एग्रोनॉमी क्लास 11th को लेके आएंगे। आपके सामने नोट्स बना के लेके आएंगे जिससे आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो जाए और पढ़ने में भी आपका जो सुविधा है वो बढ़ जाए। इसी के साथ हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी पढ़ाया जा रहा है, तो हमारे उस प्लेलिस्ट को देखना ना भूलें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे सीधा आप हमारे उस वीडियो में पहुंच जाएंगे। तो इसी के साथ लेते हैं हम आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।